हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम 16 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सारे फैक्ट, सारे करंट अफेयर आराम से नोट कीजिएगा। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। तब तक आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 जनवरी का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ना, ये इस बात को देखता है कि किसी भी देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। अब बात आती है कि पावरफुल किस आधार पर। तो किसी देश के पासपोर्ट से बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल कितने देशों की यात्रा की जा सकती है, इस आधार पर देखा जाता है कि किसी भी देश के पासपोर्ट पर वर्ल्ड को कितना ज्यादा ट्रस्ट है। उस आधार पर निकाला जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को। 2026 का अभी इंडेक्स रिलीज किया गया और इसमें इंडिया के पासपोर्ट को 80 रैंक पर रखा गया। देखिए, ये जो इंडेक्स है ना, वर्ल्ड में 199 अलग अलग पासपोर्ट को मेजर करता है, अलग अलग पासपोर्ट को रैंक देता है। बहुत सारे देशों के पासपोर्ट सेम रैंक पर भी होते हैं, इसीलिए जो सबसे आखिरी रैंक है इस इंडेक्स में वो 101वीं रैंक है। और 101वीं रैंक पर जिस देश के पासपोर्ट को रखा गया यह है अफगानिस्तान। ओके, इंडिया की रैंक पूछी गई है तो इंडिया की रैंक है 80। वैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टरली भी रिलीज किया जाता है। तो यहां पर लास्ट ईयर जनवरी में जब इंडेक्स आया था तब इंडिया को 2025 के जनवरी में जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें 85 रैंक पर रखा गया था। मतलब इंडिया के 5 रैंक की सुधार हुई है इंडिया के पासपोर्ट की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और 85 से हम किस रैंक पर आ गए? 80 रैंक पर। अगर सबसे पावरफुल पासपोर्ट देखें किस देश का है तो सिंगापुर का पासपोर्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है। 227 डेस्टिनेशन को कवर करने के मामले में सिंगापुर के पासपोर्ट से 192 डेस्टिनेशन तक बिना वीजा यात्रा की जा सकती है। लास्ट ईयर 2025 में भी सिंगापुर का पासपोर्ट ही पहले स्थान पर था और इस साल भी सिंगापुर का पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा है। सेकंड नंबर पर संयुक्त रूप से जापान और साउथ कोरिया के पासपोर्ट को रखा गया। 188 डेस्टिनेशन तक यात्रा की जा सकती है बिना वीजा के। और थर्ड पर संयुक्त रूप से डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के पासपोर्ट को रखा गया। तो इतने देश याद करने की जरूरत नहीं है, पहले पर सिंगापुर है। इंडिया का रैंक पूछा जाए तो 80 रैंक पर रखा गया 2026 में। हेनले एंड पार्टनर्स नाम का एक फर्म है, एक प्राइवेट संस्था है जो कि इस पासपोर्ट को जारी करती है। ये इस रैंक को जारी करती है। जो फर्म है ना, ग्लोबल सिटीजनशिप और रेसिडेंसी कंसल्टिंग के रूप में काम करती है और यही 2006 से इस इंडेक्स को जारी करती है। 199 पासपोर्ट को मूल्यांकन किया जाता है इस इंडेक्स में। लेकिन मैंने आपको बताया सेम रैंक पर भी देश होते हैं, तो सबसे आखिरी रैंक जो बनी वो 101वीं रैंक है जिस पर रखा गया अफगानिस्तान को। इंडिया की नेबर कंट्री की रैंक में इंडिया तो हो गया 80 रैंक पर। चाइना की रैंक है 59, पाकिस्तान की है 98, श्रीलंका की है 93, भूटान की है 85, म्यांमार की है 89, नेपाल की 96 रैंक दी गई है और बांग्लादेश को 95 रैंक पर रखा गया है। तो एसएससी के एग्जाम में स्पेशली क्या होता है, इंडिया की नेबर कंट्रीज के बारे में भी पूछा जाता है, तो इनको आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोही अरित्र रॉय ने माउंट एकांकागुआ को फतह किया है। माउंट एकांकागुआ किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? तो भारत के माउंटेनर है अरित्र रॉय, इन्होंने हाल ही में माउंट एकांकागुआ को फतह किया है। मतलब इस पर सोलो चढ़ाई की है, सोलो क्लाइंबिंग की है, अकेले इन्होंने माउंट एकांकागुआ को फतह किया है। ये जो सर्वोच्च चोटी है ना, ये देखने को मिलती है हमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है ना। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वतमालाओं में गिनी जाती है एंडीज पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन अगर देश पूछे तो अर्जेंटीना में आती है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वतमाला पर। अरित्र रॉय की बात करें तो ये बेंगलुरु के एक टेक प्रोफेशनल है और इसके अलावा एक
पर्वतारोही हैं, बहुत ही फेमस है ये। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फंडिंग से, इनकी स्पॉन्सरशिप से ये गए थे और इन्होंने ही स्पॉन्सर किया था इस कैंपेन को। एक्चुअल में आदित्य रॉय ने जो क्लाइंबिंग की है ना, वो 7 समिट चैलेंज के तहत की है, जिसके तहत ये वर्ल्ड की जो 7 महाद्वीप की 7 सर्वोच्च चोटी है उन पर चढ़ाई करेंगे। कुछ समय पहले ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी आदित्य रॉय ने, और अब इन्होंने माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई की है। सर्वोच्च चोटी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, ठीक है। अगर ऊंचाई पूछी जाए तो यह है 6,961 मीटर सर्वोच्च चोटी। एशिया के बाहर यह सबसे बड़ी सर्वोच्च चोटी है वर्ल्ड की, एशिया के बाहर। क्योंकि अगर वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो फिर माउंट एवरेस्ट आता है, जो कि नेपाल में है हिमालय रेंज पर, और उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, ये एक फैक्ट पूछा जा सकता है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी चोटी हो जाती है अगर हम एशिया के बाहर देखें तो। वैसे ऐसा नहीं बोल सकते दूसरी सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि हिमालय पर भी माउंट एवरेस्ट के बाद इससे भी ऊंची ऊंची चोटी है। तो एशिया के बाहर याद रखिए सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, ठीक है। साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है अर्जेंटीना में। किस रेंज का पार्ट है, किस माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो ये एंडीज पर्वतमाला का पार्ट है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? इंडिया की पहली एसी एटीएम वैन जो कि सोलर एनर्जी से संचालित है पूरी तरीके से, यह लॉन्च की गई है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। वैसे आपको पता है ये जो एटीएम वैन है ना, त्रिपुरा में 2023 में लॉन्च की जा चुकी थी। त्रिपुरा में इसे 2023 में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पहले ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन उस वक्त ये डीजल पेट्रोल से चलती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से सोलर एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। तो अब सोलर एनर्जी से चलने वाली फुल्ली सोलर पावर्ड मोबाइल वैन है, मोबाइल एटीएम वैन है जो बनी है त्रिपुरा के, जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की वैन है वो। तो पूरे इंडिया की पहली ऐसी वैन जो कि फुल्ली सोलर पावर्ड है, मोबाइल एटीएम वैन। इसे नाबार्ड के सहयोग से बनाया गया है और किसी भी रीजनल रूरल बैंक के द्वारा शुरू की गई इस प्रकार की सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली एटीएम वैन है। त्रिपुरा में चलाई जा रही है क्योंकि यह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की वैन है। किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से। पहले त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो यह 1976 में बना था, है ना। एक रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करता है, त्रिपुरा में देखने को मिलता है और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा संचालित है। हेडक्वार्टर है इसका अगरतला में, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का। अब यहां पर एक नाबार्ड नाम की संस्था भी मिली है, तो हम इसकी बात करते हैं। नाबार्ड जो है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए काम करने वाला गवर्नमेंट का बैंक है। फुल फॉर्म देखें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, उसके लिए फंडिंग देना, ग्रामीणों की जो लोन सिस्टम है उसको मजबूत करना, सरकारी बैंकों को सहयोग देना, ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये सारा काम नाबार्ड का। गवर्नमेंट के अंडर में ही नाबार्ड संचालित होता है। इसकी स्थापना के लिए नाबार्ड एक्ट लाया गया था 1981 में और इसके तहत यह स्टेचुरी बॉडी बनी और इसका गठन किया गया 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलता है। काफी एग्जाम में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नाबार्ड के बारे में पूछा गया है, तो ये यहां पर क्लियर हो जाता है। ईयर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ईयर ही पूछा जाता है 1982। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी इंडियन इकोनॉमी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो कि सेंट्रल में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट में पीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो फाउंडेशन के लिए इंडियन इकोनॉमी के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी आपको, हर टॉपिक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ हर टॉपिक का मॉक टेस्ट भी आप यहां पर लगा पाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए इंडियन इकोनॉमी के कोर्स को। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। आइए तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूरी तरीके से जैविक ग्राम पंचायत बनी है? ग्राम पंचायत का नाम है बामनवास कांकर पंचायत। पूरी तरीके से जैविक खेती को अपनाने वाली यह राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत है।
पूरी तरीके से इसने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अपनाया। बामनवास कांकर पंचायत राजस्थान के कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलती है। कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट की पंचायत है और यहां पर जो 7 गांव है ना इस पंचायत के अंदर, वो सातों की सातों गांव 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। मतलब पूरी तरीके से यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है सातों गांव में, जो कि इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। ओके, तो ये ग्राम पंचायत कांकर ग्राम पंचायत कहां देखने को मिलेगी? राजस्थान में देखने को मिलेगी। राजस्थान की ऐसी ग्राम पंचायत जो कि पूरी तरीके से जैविक खेती को अपना चुकी है। तो राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक खेती वाली ग्राम पंचायत है जैविक ग्राम पंचायत बामनवास कांकर पंचायत राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान की पहली। देखिए ये जो जैविक फार्मिंग यहां पर की जा रही है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के तहत की जा रही है। एक्चुअल में देखिए यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो ये क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि का एक ऐसा तरीका, एक ऐसी पद्धति जहां पर खेती जब की जाती है तो ना तो किसी प्रकार की केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, ना ही आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है, और न ही किसी प्रकार की जो जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें होती है उनका उपयोग किया जाता है। पूरी तरीके से एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक किया जाएगा, जिसमें ऑर्गेनिक चीजों को जो कि नेचर से मिल रहा है उसी का यूज किया जाएगा। जैसे कंपोस्ट हो गया, है ना, क्रॉप रोटेशन हो गया, मतलब फसल चक्र होता है उसका उपयोग करके अधिक से अधिक फसल लेना, और ग्रीन खाद का उपयोग करना, ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल मेथड का यूज करना। तो इस तरीके से पूरी तरीके से खेती जो है ऑर्गेनिक की जाती है, ताकि अगर कोई फसलों का उपभोग कर रहा है, जैसे गेहूं के बाद आटा रोटियां खाई या फिर चावल खाए, तो फिर उनके बॉडी में अगर किसी प्रकार का ऐसा केमिकल या पेस्टिसाइड का मतलब नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से ये एक ऑर्गेनिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है। तो कांकर पंचायत राजस्थान की पहली जैविक ग्राम पंचायत बनी है, राजस्थान में है। जंगल की आग के कारण फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सुर्खियों में रहा। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क की यहां पर बात की जा रही है। अभी क्या हुआ है कि यहां पर आग लग गई थी जंगल में, जिसके कारण जो गवर्नमेंट है उसने जो इंडियन आर्मी है उनकी मदद ली है आग बुझाने के लिए, और यह नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है उत्तराखंड राज्य में। देखिए 2 तरीके के नेशनल पार्क हमेशा एग्जाम में आते हैं और काफी हमें कंफ्यूज करते हैं। एक फूलों की घाटी फ्लावर वैली पूछा जाता है नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये देखने को मिलेगा उत्तराखंड राज्य में। एक शांत घाटी आता है साइलेंट वैली, तो वो कहां पर है? कुछ सेशंस पहले ही हमने डिस्कस किया था, केरला में। तो ये दोनों पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। शांत घाटी केरला में और फूलों की घाटी है उत्तराखंड राज्य में। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क अभी जंगल की आग के कारण काफी सुर्खियों में रही थी। स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड सरकार ने इंडियन एयरफोर्स, सॉरी आर्मी बोला मैंने, इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी थी कि वो जंगल की आग को बुझाने में मदद करे, हेलीकॉप्टर से पानी गिराना और जंगल की आग को बुझाना। कारण क्या है? तो वैसे तो देखिए जनवरी जो है ना वो ठंडा माह होता है, बर्फ गिरना चाहिए हिमालयन रेंज में, उसके जो तल छटी वाले जो हिस्से वहां पर, लेकिन इस बार उत्तराखंड में बर्फबारी कम हुई है। इसके कारण जंगल अपेक्षाकृत ज्यादा सूखे हैं और यहां पर आग लग जा रही है बार बार। तो अभी जो आग लगी है क्लाइमेट चेंज का भी असर हो सकता है, तो ये उत्तराखंड में आग देखने को मिली है। फ्लावर वैली, ठीक है, लोकेशन है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड राज्य में। खोज 1931 में हुई थी। वैसे 3 उस वक्त जो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं ना, 3 लोग गए थे और उन्होंने मिलकर 1931 में इसकी खोज की थी। इनमें से एक है फ्रैंक एस स्माइथ। इन्होंने फ्लावर वैली पर 1938 में एक बुक भी लिखी थी, इसलिए हमने यहां पर इनका नाम मेंशन किया। 2 लोग और इनके साथ थे वैसे। तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था 1982 में। आगे चलकर 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना ये। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? तो उत्तराखंड। और आगे चलकर 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था फूलों की घाटी को।
ओके, तो जास्कर और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में इसकी स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिलती है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक किस संस्था के द्वारा शुरू किया जा रहा है? सूचकांक का नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। यह पहली बार जारी किया जाएगा 19 जनवरी को। अभी यह जारी नहीं हुआ है, यह जारी किया जाने वाला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन इस इंडेक्स को पहली बार जारी करेगा। 19 जनवरी को यह इंडेक्स नई दिल्ली में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च करेंगे भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। जब ये जारी हो जाएगा तब हम बात करेंगे कि इंडेक्स में किस देश को कौन सी रैंक दी गई। एक्चुअल में क्या है ना, जेएनयू और आईआईएम मुंबई के सहयोग से ये इंडेक्स जारी किया जा रहा है, पहली बार ही निकल रहा है। और निकालेगा कौन? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन इसे जारी करेगा। इंडेक्स क्या है? ये ग्लोबल इंडेक्स होगा जो कि 150 से ज्यादा देशों को रैंक करेगा और देखेगा क्या, ये देखेगा कि कौन सा देश वर्ल्ड के प्रति अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो कितना अच्छी तरीके से निभा रहा है। जो देश जितना अच्छी तरीके से निभाएगा वो इस इंडेक्स में टॉप पर रहेगा और फिर रैंक नीचे गिरती जाएगी, है ना। तो कोई भी देश दुनिया के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन कितने अच्छी तरीके से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, कार्बन उत्सर्जन उसने कितना कम किया है, देश में शांति स्थापित करने के लिए वो देश अपने देश के अंदर कितना प्रयास कर रहा है, लोग कितने ज्यादा खुश है और उनके माध्यम से वर्ल्ड को कितना अच्छा मैसेज जा रहा है, इक्वलिटी को कितना प्रमोट कर रहा है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कितना ज्यादा सहयोग कर रहा है। इन सभी मुद्दों के आधार पर देखा जाएगा रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। ओके, तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन निकालेगा। एनवायरमेंट और क्लाइमेट एक्शन के लिए कितना समर्पित है देश, पीस और सिक्योरिटी के लिए कितना समर्पित है ना, युद्ध तो नहीं कर रहा है, लोग अच्छे हैं कि नहीं, लोग शांत है कि नहीं, हैप्पी है कि नहीं, ग्लोबल कॉपरेशन कितना अच्छा है, देशों का इक्वलिटी और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना अच्छा निभा पा रहे हैं, मानवाधिकार की रक्षा वगैरह। तो इन सभी इंडिकेटर्स को यहां पर देखा जाएगा। एक्सटर्नल नहीं, इंटरनली भी देश अपने यहां पर मानवाधिकार को कितना प्रोटेक्ट कर पा रहा है और इन चीजों के लिए कितना काम कर पा रहा है, यह भी देखा जाएगा। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन इस इंडेक्स को निकालेगा। ये जो फाउंडेशन है ना, ये ग्लोबल एथिक्स, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, इसके लिए काम करने वाली और इसे प्रमोट करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 2021 में, 2020 में से प्लान किया गया था और 2021 में फाइनली संस्था का गठन किया गया। और ये जो पहला इंडेक्स निकाल रहा है यह है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। ग्लोबली काम करने वाली यह संस्था है। उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप पर एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। देखिए, नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया है, ये जो कैंपेन है इस बात पर फोकस करेगा कि महिलाओं को एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सेक्टर में भी बढ़ावा दिया जाए, है ना। रूरल जो विमेन है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो विमेन है, उनको खेती के अलावा जो नॉन फार्मिंग बिजनेस होते हैं, फॉर एग्जांपल दुकान चलाना, कोई बिजनेस चलाना, कोई किसी प्रकार का एमएसएमई उद्योग चलाना, है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कोई भी ऐसा जोखिम भरा, मतलब जोखिम तो नहीं बोल सकते, वैसे एग्रीकल्चर में भी जोखिम है, एग्रीकल्चर के अलावा ऐसे जो वर्क है उनके लिए उन्हें मोटिवेट करना ताकि उनकी इनकम को इंक्रीज किया जा सके। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप को नई दिल्ली में लॉन्च किया है। और ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत चलाया जा रहा है। अगर हम दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करते हैं तो ये ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने, उनकी इनकम को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ही एक प्रोग्राम है। आगे हम बात करेंगे इसकी। इसी के तहत नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसके तहत दो काम किए जाएंगे। कैंपेन के तहत प्रिपेयर किया जाएगा 50,000 वॉलंटियर्स को, 50,000 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होंगे ये गांव-गांव जाएंगे और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके सहयोग से महिलाओं को बिजनेस करना सिखाएंगे। और ये जो 50,000 ट्रेनर होंगे ये ट्रेनिंग देंगे 50 लाख महिलाओं को,
है ना। ये जो 50 लाख महिलाएं हैं, ये आगे चलकर फिर स्वयं सहायता समूह की 50 मिलियन विमेन को बिजनेस की मतलब ये ट्रेनिंग देंगे, और फिर जो महिलाएं हैं 50 लाख महिलाएं, वो अपने बिजनेस खोल पाएगी। तो ये दो चीजों पर फोकस है, पहले 50,000 लोगों को ट्रेन कर दो, और वो 50,000 लोग आगे चलकर 50 लाख महिलाओं को बिजनेस के गुर सिखाएंगे, बिजनेस करने में उनकी मदद करेंगे, क्या क्या उनको बिजनेस कैसे करना चाहिए, ये चीजें सिखाई जाएगी कैंपेन के तहत। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहां पर हम दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात कर लेते हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये 2011 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए सस्टेनेबल इनकम देकर उनकी गरीबी को दूर करना इस योजना का उद्देश्य था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत ही चलाई जा रही है, इसी की योजना है। आर्टेमिस सेकेंड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मानव युक्त चंद्र मिशन है? तो आर्टेमिस सेकेंड मिशन, ये मिशन है नासा का मानव युक्त चंद्र मिशन। अभी नासा ने आर्टेमिस सेकेंड मिशन के बारे में जानकारी दी है कि ये नेक्स्ट मंथ फरवरी में लॉन्च कर दिया जाएगा। है क्या, समझिए। पहले नासा के द्वारा उनका जो पहला मानव रहित जो मानव युक्त चंद्र मिशन था ना, वो पहले अपोलो के नाम से वो लॉन्च कर चुके हैं। अपोलो के नाम से चांद पर पहली बार मानव को भेजने का श्रेय अमेरिका को दिया जाता है, नासा को। अब अमेरिका या नासा ने आर्टेमिस सेकेंड मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, और यह फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। वैसे काफी पहले से यह प्रोजेक्ट चल रहा है, अब इसके लॉन्च को निर्धारित किया गया है कि फरवरी में से लॉन्च किया जाएगा। यह नासा का मानव युक्त स्पेस मिशन है। जो एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे, यहां पर 4 एस्ट्रोनॉट नॉर्मली भेजे जाएंगे, और इन सभी एस्ट्रोनॉट ये चांद पर नहीं उतरेंगे, बल्कि चांद की परिक्रमा करेंगे, चांद की ओर आपस चारों ओर घूमेंगे। 10 दिन का ये पूरा प्रोजेक्ट है, 10 दिन ये अंतरिक्ष में रहेंगे, चांद के चारों ओर घूमेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी रिसर्च है, वो करके ये वापस लैंड करेंगे पृथ्वी पर। तो अपोलो एरा के बाद ये पहली ह्यूमन लूनार फ्लाइट होगी अमेरिका की, नासा की। कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा? तो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का यहां पर यूज किया जाएगा, जो कि 322 फीट ऊंचा है। जो रॉकेट है ना, अंतरिक्ष यात्रियों को, इनका जो यान है उसको अंतरिक्ष में भेजने में मदद करेगा। तो ये तो हो गया रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट का ही नाम है। और जो स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा वो है ओरियन स्पेस क्राफ्ट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ओरियन स्पेस क्राफ्ट वो होगा जिसमें अंतरिक्ष रहेंगे, है ना। तो अंतरिक्ष में यात्रियों के रहने के लिए उनको कंट्रोल करने का ये एक यान होगा, ओरियन स्पेसक्राफ्ट। और लॉन्च का प्लेस होगा कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, यूएसए में, जहां से नासा के अधिकतर प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं अंतरिक्ष के। अपोलो 11 की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से अपोलो 11 से नासा के द्वारा पहली बार चांद पर किसी व्यक्ति ने कदम रखा था। अपोलो 11 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था। 20 जुलाई 1969 को यह मून लैंडिंग हुई थी, और 20 जुलाई को 1969 में चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यह है अपोलो 11 मिशन, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। और अभी जो निकाला गया है आर्टेमिस सेकेंड, यह भी नासा का मिशन है। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, 1958 में स्थापना, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, और इसके जो चीफ है ना, हेड, वो अभी नवंबर दिसंबर मंथ में ही बने थे 2025 में। यह है जेड इसाकमैन, जो कि 15वें चीफ हैं नासा के, जेड इसाकमैन। आगे, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस वात्सल्य योजना 2025 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो एक संस्था है जिसका नाम है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, यही संस्था एनपीएस वात्सल्य योजना को रेगुलेट कर रही है। ठीक है ना। तो इसके तहत इस संस्था ने एनपीएस वात्सल्य योजना 2025 के लिए कुछ रूल्स जारी किए, रूल्स अनाउंस किए हैं। अगर हम एनपीएस वात्सल्य योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई थी 2024 में, 2024 में लाई गई थी। देखिए, जो रूल्स निकाले गए ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे जानने के लिए। यहां पर एनपीएस वात्सल्य योजना इंपॉर्टेंट है। तो जो संस्था, पहले उसको नाम देख लेते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने रूल्स निकाले हैं एनपीएस वात्सल्य योजना 2025 के लिए। अब देखिए,
एनपीएस वात्सल्य योजना की बात करें ना, तो एक पेंशन और बचत स्कीम है। किसके लिए? 18 साल से कम बच्चों के लिए। 18 साल से कम बच्चों के लिए एक पेंशन और बचत स्कीम है। जितने भी नाबालिग लोग हैं 18 साल से कम उम्र के, चाहे वो 5 साल का हो, 8 साल का हो, उन सभी के लिए पहले से ही उनके फ्यूचर के लिए मनी सिक्योर हो, भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया जा सके, इस उद्देश्य से इस स्कीम को 2024 में लॉन्च किया गया था। बच्चों में अर्ली एज में सेविंग हैबिट को डेवलप करना, उनके लिए कुछ मनी सिक्योर करना, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना एनपीएस वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य था। यूनियन बजट 2024-25 में इसे अनाउंस किया गया था और फाइनली 18 सितंबर 2024 में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने लॉन्च किया था 18 सितंबर 2024 को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये योजना लाई गई थी। बच्चों के नाम अकाउंट खुलता है इसमें, ठीक है ना, और जो माता पिता होते हैं वो रेगुलेट करते हैं इस अकाउंट को, लीगल गार्जियन ऑपरेट करते हैं 18 साल का जब तक बच्चा नहीं होता तब तक। मिनिमम 250 रुपए इन्वेस्टमेंट से ये शुरू हो जाता है। एक साल में मिनिमम 250 रुपए तो जमा करने ही पड़ेंगे और फिर अनलिमिटेड कितना भी अगर कोई जमा करना चाहे वो जमा कर सकता है। 3 साल के बाद अगर कोई बीच में मनी निकालना चाहता है तो 3 साल के बाद ये रास्ता खुल जाता है कि यहां से पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये एनपीए वात्सल्य योजना है। हमें ईयर पूछा जाता है तो 2024 में इसे लॉन्च किया गया था। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स इसने निकाले अभी। ये भारत में पेंशन सेक्टर को कंट्रोल और डेवलप करने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी है ना। इसकी स्थापना के लिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो ये स्थापना के लिए एक्ट लाया गया था 2013 में। हालांकि ये संस्था 2003 में बन चुकी है, लेकिन स्टैच्यूटरी बॉडी वैधानिक निकाय 2013 के पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। बन गया था ये 2003 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, श्री शिव सुब्रमण्यम रमन इसके चेयरमैन या अध्यक्ष के पद पर हैं। तो इसी के द्वारा एनपीए वात्सल्य योजना के लिए 2025 के लिए रेगुलेशन या रूल्स को हाल ही में जारी किया गया। लास्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक को नियुक्त किए गए हैं। आईटीबीपी की यहां पर बात की जा रही है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। तो आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। शत्रुजीत सिंह कपूर को इस पद पर अपॉइंट किया गया है। तो यहां पर देखिए प्रवीण कुमार की पहले अभी तक आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल के रूप में प्रवीण कुमार कार्यरत थे। प्रवीण कुमार को रिप्लेस किया है किसने? शत्रुजीत सिंह कपूर ने। ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल, देखिए 2 पद है यहां पर, ये डायरेक्टर जनरल कर लीजिएगा, यहां पर प्रबंध निदेशक डायरेक्टर जनरल है ये। ठीक है, शत्रुजीत सिंह कपूर। तो डायरेक्टर जनरल बन गए शत्रुजीत सिंह कपूर और इस पद पर अभी तक कार्यरत थे जिनका नाम था प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार को रिप्लेस, प्रवीण कुमार यहां से हटते हैं आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल के पद पे और ये जाते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के पद पर। कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तक आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये थे प्रवीण कुमार। ठीक है, 2 यहां पर नियुक्तियां है, समझना। प्रवीण कुमार आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल थे, ये हटाए गए और इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। सही है। और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल का जो पद खाली हुआ वहां पर आ गए शत्रुजीत सिंह कपूर। तो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन? शत्रुजीत सिंह कपूर। और अब बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन? तो यह है प्रवीण कुमार। ठीक है। शत्रुजीत सिंह कपूर 1990 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर है, हरियाणा के डीजीपी के रूप में ये काम कर चुके हैं और अब आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। वहीं पर प्रवीण कुमार डायरेक्टर जनरल बने हैं किस संस्था के? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, बीएसएफ के। इन्होंने रिप्लेस किया है दलजीत सिंह चौधरी को। पीडीएफ ले लेना, एक बार पढ़ लेना, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं वेस्ट बंगाल कैडर के। ठीक है। और ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के पद पर 2030 तक रहने वाले हैं। अब दोनों संस्थाओं की बात हुई है, 2 संस्थाओं के डायरेक्टर जनरल बने। तो पहले आईटीबीपी, ये इंडिया चाइना बॉर्डर की सुरक्षा के लिए काम करने वाली एजेंसी है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ये कार्य करती है। वैसे आईटीबीपी के बारे में आपको काफी बार बता चुका हूं, ये एक फैक्ट याद रखिएगा, इंडो चाइना बॉर्डर की सुरक्षा के लिए काम करती है।
बीएसएफ की बात करते हैं तो इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश इस बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दी गई है। 1965 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जनवरी में ही एक एनआईए के डायरेक्टर जनरल बने, उनकी भी हमने बात की थी कुछ सेशंस पहले, इनको याद रखिएगा, राकेश अग्रवाल। ये एनआईए के या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। तो ये सेंट्रल के अलग अलग डिपार्टमेंट में नियुक्तियां हैं डायरेक्टर जनरल की, याद रखिएगा। 16 जनवरी के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। देखिए, मत्स्य उत्पादन के मामले में वर्ल्ड में भारत कौन से स्थान पर है? पहला क्वेश्चन ये था। तो इंडिया आता है सेकंड नंबर पर, फर्स्ट आता है चाइना। फिर भारत ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के लिए लोगो लॉन्च किया है। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह स्थापना हुई थी ब्रिक्स की ऑफिशियली पहली समिट से 2009 में। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी को औपचारिक रूप से शुरू किया है। इसके डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं गगन नारंग। क्रॉनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो यह राज्य बनेगा कौन? भारत का ओडिशा। आगे, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस इंडियन डिप्लोमेट को नियुक्त किया गया है? डीबी वेंकटेश वर्मा। हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा हमको कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। 25वां ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट 2025-26 कहां आयोजित किया गया? तो यह पारादीप पोर्ट पर आयोजित किया गया। पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो यह रिलायंस से जियो ने की है। भारतीय सेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। और अपार आईडी क्रिएशन के मामले में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है, प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो जाते हैं हमारे रिवाइज। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ आबादी वाला राज्य कौन? तो यह है कर्नाटका, 563 बाघ है। पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश राज्य। जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? तो यह देखने को मिलेगा यूक्रेन में, जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ऋग्वेद में भजनों के संग्रह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? और द सैटेनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? ये तीनों क्वेश्चन आराम से नोट कीजिए, पॉज करके पढ़ लेना, कमेंट में आंसर कीजिएगा। पीडीएफ ले लेना क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से, जरूरत पड़ेगी आपको। मॉक टेस्ट भी लगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो विजिट कीजिएगा एप्लीकेशन को। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।